स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एस स्मार्ट क्लासेस में। आज का ये वीडियो आपकी क्लास 5 की एनसीईआरटी की ईवीएस का पार्ट सेकंड है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि क्लास 5 में कंटेंट थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, इसलिए 3 पार्टों में मैं आपकी क्लास 5 की एनसीईआरटी की ईवीएस की बुक कंप्लीट करवा दूंगी। यहाँ पर देखिए मैंने एनसीईआरटी का संपूर्ण निचोड़ रखा हुआ है। कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा इससे बाहर नहीं आएगा। जिससे भी पहले एग्जाम में क्वेश्चन बन चुके हैं या आगे बनने की संभावना है, सारे पॉइंट्स आपको इसमें मिल जाएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। आज हम यहाँ पर अध्याय 6 बूंद बूंद दरिया दरिया से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले देखिए आपकी क्लास 3 की एनसीईआरटी की ईवीएस की बुक कंप्लीट हो चुकी है, साथ ही क्लास 4 की भी कंप्लीट हो चुकी है। जिसने ना देखा हो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है, वहां से देख सकते हैं। चैप्टर वाइज एक्सप्लेन रखा हुआ है मैंने यहाँ पर। अध्याय 5 तक आपका कंप्लीट हो चुका था पार्ट फर्स्ट में। पार्ट सेकंड में यहाँ पर आपका अध्याय 6 से स्टार्ट होगा। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। राजस्थान के जैसलमेर जिले में 650 साल पुराना तालाब है जिसे घड़सीसर के नाम से जाना जाता है। इसे जैसलमेर के राजा घड़सी ने लोगों के साथ मिलकर बनवाया था। इसमें 9 तालाब एक दूसरे से जुड़े थे। यहाँ पर देखिए है तो एक ही पॉइंट, लेकिन इससे क्वेश्चन आपके कई बन सकते हैं। एक तो आपका जैसलमेर जिला कहाँ पर है, तो यह है आपका राजस्थान में। दूसरा बन सकता है कि घड़सीसर नामक तालाब आपका कहाँ पर है, तो देखिए जैसलमेर में है। राजस्थान के जैसलमेर में कितना पुराना है ये, तो 650 साल पुराना है। साथ ही में इसको बनवाया किसने था, तो जैसलमेर के राजा घड़सी ने बनवाया था। इसमें कितने तालाब हैं, 9 तालाब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए हैं मतलब सभी का पानी एक दूसरे में आता जाता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, अलबरूनी। अल बिरूनी जिस देश से भारत आए थे उसे आजकल उज्बेकिस्तान के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर देखिए अल बिरूनी है ये आपके, यहाँ पर मैंने इनका चित्र भी रखा हुआ है, इनकी फोटो है ये। तो ये कहाँ से आए थे, उज्बेकिस्तान से भारत आए थे। इसमें देखिए ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यही इंपॉर्टेंट है कि उज्बेकिस्तान से ये भारत आए थे। नेक्स्ट है, अल बिरूनी ने उस समय के तालाबों के बारे में लिखा है। अल बिरूनी जब भारत आए थे उज्बेकिस्तान से, तो उस समय जो भारत में तालाब थे तो उन्हीं के बारे में इन्होंने लिखा है। क्या लिखा है देखिए, तालाबों की कई सारी विशेषताएं हैं, इनसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों को लोहे के कुंडों और सरियों से जोड़कर तालाबों के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते थे। इन चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियों की लंबी कतारें होती थी। लोगों के उतरने और चढ़ने के रास्ते अलग अलग होते थे। यहाँ कभी भीड़ लगने से परेशानी नहीं होती थी। अब रास्ते उतरने चढ़ने के अलग अलग होंगे तो भीड़ लगने से परेशानी नहीं होगी, एक रास्ते से लोग चढ़ेंगे और दूसरे रास्ते से उतरेंगे। तो यहाँ पर देखिए सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बनता है कि आपको 4-5 पॉइंट दे देगा और पूछ लेगा कौन सा वहाँ के चबूतरों से संबंधित नहीं है। तो आपको सारे पॉइंट यहाँ पर क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए नोट्स बनाते चलिएगा आप लोग तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि जब खुद की नोट्स से पढ़ते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। अगर नहीं बना पा रहे हैं तो इसका जो पीडीएफ है मैं अपने व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, उत्तराखंड में पानी से जुड़ी एक रिवाज है। जो ब्याह के बाद नई दुल्हन आती है वह झरने या तालाब पर जाकर सिर झुकाती है। तो पानी से जुड़ी एक रिवाज आपकी कहाँ पर है, तो उत्तराखंड में है। इसमें होता क्या है कि जब शादी करने के बाद एक नई दुल्हन गाँव में आती है तो उस किसी नदी या तालाब या झरने के पास जाती है और वहाँ पर सिर झुकाती है। नेक्स्ट देखिए, बावड़ी को सीढ़ीदार कुआं भी कहा जाता है। बावड़ी जो होती हैं आपकी वो कुआं टाइप की होती हैं, लेकिन उनमें चारों तरफ सीढ़ियां बनी होती हैं उतरने के लिए, अब बीच में पानी रहता है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, 1986 में जोधपुर और आसपास के इलाके में जब सूखा पड़ा था तब भूली बिसरी बावड़ियों को एक बार फिर से याद किया गया था। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, कुओं के सूखने के कारण। कुएं के सूखने के यहाँ पर कई कारण दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट है, कई जगह मोटर लगाकर ज़मीन का पानी निकाला जा रहा है। अब आप लोगों ने खुद देखा होगा कि आजकल समरसेबल चल गए हैं, घर घर में होते हैं। कितना ज़्यादा पानी इससे ख़राब होता है। इससे ज़मीन के अंदर का जो सारा पानी है धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है, जिसके कारण कुएं सूखते जा रहे हैं। तालाब जिनमें बारिश का पानी इकट्ठा होता था अब नहीं रहे हैं। तालाब भी देखिए अब नहीं देखने को मिलते हैं, उनमें बारिश का पानी इकट्ठा होता था। पेड़ों के आसपास और पार्क में भी ज़मीन को पक्का कर दिया गया है। अब ज़मीन को पक्का कर दिया गया है मतलब बारिश का जो पानी अगर कच्ची ज़मीन में जाएगा तो नीचे सोखेगा, कुछ ज़मीन के अंदर जाएगा, लेकिन अगर जब हर जगह को पक्का ही कर दिया जाता है तो पानी बहकर सब नालियों के माध्यम से चला जाता है। तो यही सारे कारण हैं कुओं के सूखने के, क्योंकि पानी ज़मीन के अंदर जा ही नहीं रहा है।
नेक्स्ट देखिए तरुण भारत संघ। तरुण भारत संघ नामक संस्था पानी के इंतजाम से जुड़ी है। इसमें देखिए एक दड़की माई एक लेडी थी जिन्होंने पानी की व्यवस्था करवाई थी। तो तरुण भारत संघ याद रखिएगा कि किसके इंतजाम से जुड़ी है, पानी के इंतजाम से जुड़ी है। देखिए यहाँ पर पॉइंट भी है दड़की माई से संबंधित। ये देखिए दड़की माई हैं, कितनी बुढ़ी हैं ये राजस्थान के अलवर जिले के एक गाँव में रहती हैं। इन्होंने तरुण भारत संघ के साथ मिलकर अपने गाँव में तालाब बनवाया था। तो यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट है आपका कि दड़की माई का संबंध कहाँ से है, तो देखिए राजस्थान के अलवर जिले की हैं ये। किससे संबंधित हैं ये, तो आपकी तरुण भारत संघ से संबंधित है। और तरुण भारत संघ में मिलकर इन्होंने अपने गांव में क्या करवाया था, तालाब खुनवाया था। चैप्टर 6 आपका कंप्लीट हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 7, पानी का प्रयोग। मृत सागर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए वैसे तो सभी सागर के पानी में नमक होता है, सागर का पानी जो होता है काफ़ी खारा होता है, उनमें नमक पाया जाता है। लेकिन मृत सागर है इतना नमकीन कि लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक। क्या इतना नमकीन पानी चख भी पाओगे? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि सभी सागर का पानी तो नमकीन होता है, लेकिन मृत सागर जो होता है इसका पानी बहुत ज़्यादा नमकीन होता है। देखिए इसमें 1 लीटर में कितना ग्राम नमक होता है, 300 ग्राम नमक। अब सोचिए अगर आप 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक मिला लेंगे तो क्या आप उसको चख पाएंगे? कितना ज़्यादा नमकीन हो जाएगा वो। तो यहाँ पर देखिए वही बताया जा रहा है कि मृत सागर जो होता है सबसे ज़्यादा नमकीन होता है, सबसे ज़्यादा खारा होता है, बहुत ही कड़वा लगेगा। सबसे मज़े की बात तो यह है कि मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हों। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। देखिए पानी इतना ज़्यादा खारा होता है कि इसमें हम ऐसे तैर सकते हैं कि जैसे आराम से लेटे हों, मतलब इसमें डूबने का डर नहीं रहता है। तो यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दांडी यात्रा, गांधी जी से संबंधित है, सभी लोगों को पता होगा। ये घटना 1930 की है। कब की है घटना? 1930 की। भारत की आज़ादी से पहले बहुत सालों से अंग्रेजों के आम लोगों के नमक बनाने पर रोक लगाई हुई थी। ऊपर से नमक पर भारी टैक्स भी लगा दिया था। इस कानून से तो लोग अपने घर के इस्तेमाल के लिए भी नमक नहीं बना सकते थे। गांधी जी ने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा की और इस गलत कानून को तोड़ा। तो देखिए जब हमारा भारत देश आज़ाद नहीं हुआ था तो अंग्रेजों का राज था यहाँ पर, और उन्होंने आम लोगों मतलब साधारण जनता पर नमक बनाने का प्रतिबंध लगाया हुआ था कि सब लोग नमक नहीं बना सकते हैं। ऊपर से अंग्रेज़ों ने काफ़ी ज़्यादा टैक्स भी लगा रखा था नमक में। अब नमक बिना तो कोई खाना बनता नहीं, नमक बिना किसी का चलता भी नहीं है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नमक ये लोग महंगा भी कर रखे थे। अंग्रेजों के इसी कानून को गांधी जी ने तोड़ा था। इसी को कहते हैं दांडी यात्रा। ये 1930 में की गई थी और इसमें गांधी जी ने देखिए अहमदाबाद से दांडी समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा की थी और इस गलत कानून को तोड़ा था। आगे बढ़ेंगे। नमक कैसे बनाया जाता है? समुद्र के पानी को जमीन पर क्यारियों में भर दिया जाता है। तेज़ धूप में पानी सूख जाता है और नमक के ढेर वहीं रह जाते हैं। तो देखिए ज़्यादा इतना कठिन भी नहीं है कि समुद्र का जो पानी होता है उसको क्यारियों में भर दिया जाता है, जैसे जैसे वो धूप में सूखता जाता है और नमक का ढेर वहीं पर रह जाता है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर देखिए स्टार्ट होगा, मच्छरों की दावत, मलेरिया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। मलेरिया जो होता है आपका मच्छरों से ही फैलता है, सभी जानते हैं। कौन से मच्छर से फैलता है? तो देखिए ये याद रखिएगा, मादा एनाफ्लीज से फैलता है। मादा भी याद रखिएगा कि मादा एनाफ्लीज से फैलता है। नेक्स्ट देखिए मलेरिया की दवा। मलेरिया की दवा बहुत पुराने समय से सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। पहले तो लोग छाल को उबालकर और छानकर ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब छाल से दवाई बनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट देखिए, पिछली बार एग्जाम में जो अभी आपका अगस्त में हुआ उसमें पूछा भी गया था कि मलेरिया की दवा से संबंधित सिनकोना पेड़ से संबंधित एक क्वेश्चन आया था। तो याद रखिएगा इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले लोग इसको उबाल कर छान कर मतलब देसी तरह प्रयोग करते थे, लेकिन अब इससे दवाइयाँ भी बनाई जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप से एक चीज़ 1000 गुना बड़ी दिखती है। जो चीज़ें बहुत छोटी होती हैं जिनको हम लोग नहीं देख पाते हैं तो उनको देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? माइक्रोस्कोप का। इससे बहुत छोटी छोटी चीज़ें 1000 गुना बड़ी दिखाएगा तो उसको हम आसानी से देख पाएंगे। अनीमिया। नेक्स्ट पॉइंट, खून में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से अनीमिया रोग हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जब खून में हमारे हीमोग्लोबिन और आयरन की कमी होगी तब अनीमिया होगा। आगे देखिए इसमें यह भी बताया गया है कि क्या क्या आपको खाना चाहिए अनीमिया रोग में। आयरन की कमी को पूरा करने के लिए गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां खाना चाहिए। इनमें आयरन यानी लोहा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको एनीमिया हो जाए तो किस चीज़ का आपको प्रयोग करना चाहिए, तो गुड़ का देखिए, आंवला का, हरी पत्तेदार सब्जियों का। अनीमिया से ग्रसित बच्चों की शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर होता है। इस कारण बच्चे ठीक से बढ़ नहीं पाते हैं और उनमें फुर्ती भी कम होती है। जो कुछ पढ़ाया जाता है उसे समझने में भी परेशानी होती है। तो देखिए जिसे अनीमिया हो जाता है उसके लक्षण हैं, काफ़ी सारी दिक्कतें होती हैं उसको। इसलिए यहाँ पर अनीमिया आयरन की कमी पूरा करने के लिए गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियाँ जगह जगह पे मिल जाती हैं, तो इसका सेवन करते रहना चाहिए। नेक्स्ट है मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया से बचाव के तरीके।
ये सभी देखिए मच्छरों द्वारा फैलते हैं, गंदे पानी इकट्ठा होने से फैलते हैं। तो कुछ बचाव के तरीके यहाँ पर बताए गए हैं। आसपास पानी इकट्ठा जमा ना होने दें, गड्ढों को भर दें। जब बारिश का पानी कहीं भर जाता है और लंबे समय तक भरा रहता है तो उसमें एक अजीब तरह के मच्छर पैदा हो जाते हैं। उसी से ही आपका मलेरिया होता है, डेंगू होता है, चिकनगुनिया होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे भी जब भी बारिश का पानी कहीं भर जाए या कोई भी पानी काफ़ी समय तक भरा ना रहने पाए, उसको फेंक देना चाहिए। पानी के बर्तन, टंकी, कूलर को साफ रखें, हर हफ्ते सुखाएं। अब कूलर में देखिए लोग पानी भर देते हैं, पता नहीं महीनों 2-4 महीने भरा रहता है, तो बहुत ही गलत बात है। इसको हफ्ते भर में एक बार साफ सफाई करके सुखाना चाहिए। नेक्स्ट है देखिए मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। गड्ढों में भरे पानी में मिट्टी का तेल छिड़कें। जब पानी में या नालियों में आपने देखा होगा लोग मिट्टी का तेल छिड़कते हैं, तो उससे जो मच्छर होते हैं उनके लार्वा मर जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए मच्छर पानी में अंडे देते हैं, इन्हें लार्वे कहते हैं। ये भूरे रंग के कीड़े पानी में तैरते रहते हैं। तो पानी में ही देखिए मच्छर अंडे देते हैं, उन्हें कहते क्या हैं, तो लार्वे कहते हैं। भूरे रंग के कीड़े पानी में तैरते रहते हैं और वही धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं। नेक्स्ट है रोनाल्ड रास। ये देखिए रोनाल्ड रास को पहचान लीजिए, एग्जाम में आपको याद रहे। रोनाल्ड रास ने पता लगाया था कि मलेरिया का वाहक मच्छर है। अब मलेरिया जो होता है आपका मच्छर से होता है, ये तो पता ही है, लेकिन इसका पता किसने लगाया था, तो याद रखिएगा रोनाल्ड रास ने लगाया था। रोनाल्ड रास को दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ा पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रोनाल्ड रास को किस क्षेत्र में पुरस्कार मिला था, 3-4 ऑप्शन दे देगा आपको, तो याद रखना है चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था, तो 1902 में मिला था। नेक्स्ट देखिए आपका चैप्टर 8 भी कंप्लीट होता है। देखेंगे चैप्टर 9, डायरी, कमर सीधी ऊपर चढ़ो। फर्स्ट पॉइंट है इसमें नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। ये कहाँ पर है आपका, तो ये देखिए उत्तरकाशी में, याद रखिएगा। पहाड़ों पर चढ़ते समय ग्रुप लीडर की कुछ देखिए जिम्मेदारियां होती हैं जब पहाड़ों पर चढ़ा जाता है। जैसे कोई ग्रुप बना हुआ, उसको पहाड़ों पर चढ़ना है, तो एक उसमें ग्रुप लीडर चुना जाएगा। उसकी कुछ जिम्मेदारियां होंगी जो यहाँ पर दी हुई हैं, जैसे बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करना, पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही आगे बढ़ना, मतलब जब पूरा ग्रुप आगे बढ़ जाए तभी पीछे से सभी को देखते हुए आगे बढ़ना कि किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। जो चल ना पाए उसे हाथ पकड़कर यहाँ पर होगा, जो चल ना पाए उसे हाथ पकड़कर चलाना। रुकने के लिए जगह ढूंढना, अगर किसी को कोई दिक्कत हो रही है, काफ़ी ज़्यादा थक गया है, उसे कोई दिक्कत है, तो उसको हाथ पकड़कर आगे चढ़ाना। साथ ही में कोई रुकने के लिए जगह ढूंढना जहाँ पर उसको थोड़ा रेस्ट दिया जा सके। नेक्स्ट, साथी के बीमार पड़ने पर उसका ध्यान रखना, सबके खाने पीने का इंतजाम देखना। तो देखिए ग्रुप लीडर की इतनी सारी जिम्मेदारियां होती हैं, उसको सबका ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है मिजोरम में मिजो भाषा बोली जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मिजो भाषा का संबंध मिजोरम है, ज़्यादा कठिन नहीं है, आप लोग आसानी से इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पहाड़ों में चढ़ने से पहले सभी को नाश्ते में सुबह विटामिन सी और आयरन की गोलियों के साथ साथ गरम गरम चॉकलेट वाला दूध दिया जाता है ताकि ठंड से बचाव और ज़्यादा शक्ति मिले। तो यहाँ पर देखिए जो लोग भी पहाड़ों पर चढ़ते हैं, तो जब कोई ग्रुप पहाड़ों पर चढ़ता है तो उनका ध्यान रखा जाता है क्या क्या उनको खिलाना चाहिए ताकि उनको दिक्कत ना हो। तो देखिए विटामिन सी और आयरन की गोलियां दी जाती हैं, गरम गरम चॉकलेट वाला दूध दिया जाता है ताकि ठंड से बचाव और उनको ज़्यादा शक्ति मिले। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही जो भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है नदी पार करने के लिए एक किनारे से दूसरे किनारे तक एक मजबूत रास्ता बांधा जाता है। इन दोनों किनारों पर बड़े बड़े पिट ऑन खूंटों से मजबूती से बांधा जाता है। अब जैसे कोई नदी ऊपर से पार करनी है तो क्या किया जाएगा, देखिए पहाड़ों से कोई नदी पार करनी है तो एक किनारे से दूसरे किनारे पर, मान लीजिए यहाँ पर आपकी नदी बह रही है, इस किनारे पर आप हैं तो एक किनारे से दूसरे किनारे पर एक रास्ता बांधेंगे, मजबूत खूंटों पर बांधेंगे। इन्हें कहते हैं पिट ऑन। याद रखिएगा कि इनको क्या कहते हैं, पिट ऑन कहते हैं। और इसके बाद इसी में लटक लटक कर लोग इस पार से उस पार पहुंच जाते हैं। यहाँ पर देखिए कमर में रस्सी बांधकर उसमें स्लिंग, एक तरह का हुक डालकर स्लिंग को नदी पर बांधे मोटे रस्से में डाला जाता है। ये जो अभी मैंने आपको बताया कि ये आपका पिटॉन खूंटे होते हैं, पिटॉन में ये रस्सी आपकी बंधी होती है, इसी में एक स्लिंग, रस्सी में एक स्लिंग मतलब एक तरह का हुक होता है जो उसमें फंसा रहता है और इसी स्लिंग के माध्यम से कमर में रस्सी बांधते हैं लोग और एक इस पार से उस पार पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट देखिए रॉक क्लाइंबिंग। रॉक क्लाइंबिंग क्या होता है आपका, चट्टानों पर चढ़ना। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है ये कि चट्टानों पर चढ़ने को क्या कहते हैं, तो रॉक क्लाइंबिंग कहते हैं। चट्टानों से नीचे उतरने को पर्वतारोहण की भाषा में रैपलिंग कहते हैं। चट्टानों पर चढ़ना रॉक क्लाइंबिंग हो गया और उतरना क्या हो गया आपका, रैपलिंग हो गया। नेक्स्ट देखिए बछेंद्री पाल, बहुत इंपॉर्टेंट, कई सारे पॉइंट्स हैं इसमें। यह गढ़वाल के नाकुरी गाँव की रहने वाली हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने हाईलाइट कर रखा है। बड़े होकर इन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से पहाड़ चढ़ने की ट्रेनिंग ली थी। अभी मैंने ऊपर आपको बताया
नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग आपका उत्तरकाशी में है, जहाँ पे क्या होता है कि पहाड़ चढ़ने की ट्रेनिंग दी जाती है। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से पहाड़ चढ़ने की ट्रेनिंग ली थी। यह गढ़वाल के नौकरी गांव की है बछेंद्री पाल आपकी। ये देखिए बछेंद्री पाल ऐसी दिखती थी। इन्हें गाइड करने वाले थे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह, मतलब इनके गुरु कौन थे? ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। 1984 में बछेंद्री को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए चुना गया था। और भी देखिए काफ़ी सारे पॉइंट्स इनमें इंपॉर्टेंट। बछेंद्री ने 23 मई 1984 को दिन में 1:07 पर 8900 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाली नाम सागर मथा पर कदम रखा। तो देखिए माउंट एवरेस्ट जो आप जानते हैं इसका नेपाली नाम सागर मथा होता है। तो इन्होंने सागर मथा पर कदम रखा था कब? 23 मई 1984 को। 8900 किलोमीटर ऊंचाई है आपकी माउंट एवरेस्ट की। करीब 43 मिनट तक वह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर रहीं। इसके साथ ही बछेंद्री पाल भारत की पहली और संसार की 5वीं ऐसी महिला बन गई जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि भारत की पहली महिला है बछेंद्री पाल जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा था। साथ ही में संसार की कौन सी हैं? 5वीं महिला हैं। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा आपका अध्याय 10 बोलती इमारतें। बहुत इंपॉर्टेंट। गोलकुंडा के बाहरी दीवार में 87 बुर्ज हैं। बोलती इमारतों में गोलकुंडा के बारे में बताया गया है। गोलकुंडा किले में सन 1518 से 1687 तक यहाँ कुतुब शाही सुल्तानों ने शासन किया था। गोलकुंडा किला काकतीय राजवंश ने बनवाया था। अगस्त में जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा भी गया था कि गोलकुंडा किला किसने बनवाया था, तो काकतीय राजवंश ने बनवाया था। इस किले में कितने देखिए बुर्ज हैं? 87 बुर्ज हैं। 1518 से 1687 तक यहाँ कुतुब शाही सुल्तानों ने शासन किया था। नेक्स्ट है औरंगजेब बादशाह की पूरी फौज बंदूकों और तोपों के साथ यहाँ हमला करने आई थी, पर वह किले में घुस नहीं पाई थी और उसकी पूरी सेना 8 महीनों तक बाहर ही बैठी रही। देखिए किला कितनी ज़्यादा अच्छी तरह से बना था कि औरंगजेब की सेना यहाँ पर घुस नहीं पाई थी और 8 महीने तक उसने बाहर इंतजार किया था। नेक्स्ट देखिए म्यूज़ियम में बहुत पुरानी चीज़ें रखी होती हैं, जैसे बर्तन, औजार, हथियार, जो बहुत ही पुरानी चीज़ें होती हैं, हिस्टोरिकल चीज़ें, वो म्यूज़ियम में रखी जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मल्लापुर जिला। मल्लापुर जिला का संबंध कहाँ से है? केरल से है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है सुनीता अंतरिक्ष में, अध्याय 11 सुनीता विलियम्स। यह 6 महीने से भी ज़्यादा अंतरिक्ष में रही थी। ये पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर स्पेसशिप में गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है कि सुनीता विलियम्स का संबंध किससे है, तो देखिए अंतरिक्ष में रही थी ये 6 महीने से भी ज़्यादा। और यह कितनी दूरी पर गई थी, तो 360 किलोमीटर दूर स्पेसशिप में भी गई थी। इसमें से भी देखिए क्वेश्चन जो बनता है कई सारे पॉइंट्स दे दिए जाते हैं और पूछ लिया जाता है कौन सा सुनीता विलियम्स से संबंधित नहीं है या है। जो भी पूछा जाएगा सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए। ये देखिए सुनीता विलियम्स हैं आपकी, देख लीजिए इनको। भारत और अर्जेंटीना के लोग एक दूसरे के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है कि कहाँ कहाँ के लोग भारत के सापेक्ष किस देश के लोग उल्टे हो सकते हैं, तो याद रखिएगा अर्जेंटीना के लोग। नेक्स्ट पॉइंट अंतरिक्ष की कुछ मज़ेदार बातें, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये भी अंतरिक्ष में एक जगह टिककर बैठ तो नहीं सकते थे। यान में एक जगह से दूसरी जगह तैरते हुए पहुंचते हैं। तो देखिए जो लोग अंतरिक्ष में जाते हैं तो एक जगह पर बैठकर नहीं जाते। अंतरिक्ष जो यान जाता है उसमें इधर उधर वो तैरते रहते हैं। पानी भी एक जगह टिका नहीं रहता, यहाँ बुलबुलों की तरह इधर उधर उड़ता फिरता रहता है और हाथ मुंह साफ करते रहता है। इधर उधर उड़ेगा तो कभी हाथ में पड़ेगा, कभी मुंह में पड़ेगा। तो पानी भी देखिए यहाँ पर एक जगह पर नहीं टिकता है। वहाँ खाना भी अजीब तरीके से खाना पड़ता है। सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता था जब हम सभी उड़ते हुए खाना वाले कमरे में जाते और उड़ते हुए खाने के पैकेटों को पकड़ते थे। तो यहाँ पर देखिए सब कुछ उड़ता रहता है, सब कुछ उड़ते हुए पकड़ना पड़ता है। अंतरिक्ष में मुझे कंघी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, बाल हमेशा खड़े रहते थे। अब सब कुछ उड़ेगा तो बाल भी उड़ते रहेंगे, तो कंघी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तारे अक्सर टिमटिमाते हैं। कोई चमकती चीज़ अगर तेज़ गति से चलती दिखे तो वो उपग्रह हो सकती है। टूटता तारा उल्कापिंड वह होता है जो पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही जल जाता है। तो देखिए टूटता तारा उल्कापिंड जो होता है वो क्या होता है कि जैसे ही पृथ्वी के वायुमंडल में आता है वैसे ही जलने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए नील आर्मस्ट्रांग, बहुत इंपॉर्टेंट। सन 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे आपके, तो नील आर्मस्ट्रांग थे। कब उतरे थे ये चांद पर, तो 1969 में उतरे थे। ये है देखिए आपके नील आर्मस्ट्रांग, देखे रहिए इनको, दिमाग में एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो आपके दिमाग में आसानी से आ जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अध्याय है 12 खत्म हो जाएं तो। कुछ चीज़ें हैं अगर खत्म हो जाएं तो क्या होगा यहाँ पर बताया गया है। तो पहला पॉइंट है यहाँ पर अहमदाबाद से लगभग 18 किलोमीटर अडाजल की बावड़ी है, बहुत इंपॉर्टेंट। अडाजल की बावड़ी कहाँ पर है, तो अहमदाबाद में है। अहमदाबाद से लगभग 18 किलोमीटर दूर। तेल, जमीन से निकाला गया तेल गहरे रंग का गाढ़ा बदबूदार होता है। इसमें घुली मिली और छुपी रहती हैं बहुत सारी चीज़ें।
इसको देखिए फिर शुद्ध किया जाता है, जो तेल आप लोग यूज़ करते हैं। इन चीज़ों को अलग अलग और साफ़ करने के लिए तेल को रिफाइनरी में भेजा जाता है। तो याद रखिएगा कि तेल को साफ़ करने के लिए कहाँ भेजा जाता है, रिफाइनरी में भेजा जाता है। और जब ये ज़मीन से निकाला जाता है तो कैसा होता है, गहरे रंग का, गाढ़ा और बदबूदार। इसी तेल से हमें मिलता है कैरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल और हवाई जहाज़ के लिए ईंधन, एलपीजी, खाना पकाने की जो गैस आप लोग घर में यूज़ करते हैं, एलपीजी, मोम, कोल tar, ग्रीस भी इसी से मिलते हैं। तो देखिए ये जो तेल आपको ज़मीन के अंदर से प्राप्त होता है, इसी से ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। इसका पीडीएफ मैं अपने व्हाट्सअप टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूँगी, वहाँ से आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा वीडियो देखने के बाद, तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट, प्लास्टिक और पेंट बनाने के लिए भी तेल का इस्तेमाल किया जाता है। प्लास्टिक और पेंट जो आपके बनते हैं उसमें भी तेल का इस्तेमाल किया जाता है। पेंट जब घरों में किया जाता है, दरवाजों खिड़कियों में, तो आपने देखा होगा उसमें भी कैरोसिन तेल मिलाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, आज हमारे देश में लगभग 2/3 लोग उपले, लकड़ी, सूखी टहनियों आदि का इस्तेमाल करते हैं। पहले क्या होता था, देखिए हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा उपले, लकड़ी, सूखी टहनियों का उपयोग किया जाता था, क्योंकि लोग चूल्हा में खाना बनाते थे। लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा में ये एलपीजी आपके गैस सिलेंडर चल गए हैं, तो बहुत कम हो गया है ये। लेकिन आज भी कुछ लोग हैं जो उपले, लकड़ी और सूखी टहनियों का उपयोग करते हैं, इसी के माध्यम से खाना वाना बनाते हैं। ये चैप्टर भी आपका यहाँ से कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर है अध्याय 13, बसेरा ऊंचाई पर। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें देखिए काफ़ी थोड़ा बड़ा चैप्टर है, काफ़ी सारे पॉइंट्स मिलेंगे। जैसे देखिए फर्स्ट पॉइंट ये, अंग्रेजी में लोनर का अर्थ होता है अकेला रहने वाला। लोनर मतलब अकेला रहने वाला। ठंडा रेगिस्तान, ठंडा रेगिस्तान कहाँ पर है, तो लद्दाख में है आपका। लद्दाख में काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है, ठंडा रेगिस्तान है वहाँ पर। यहाँ इलाका सूखा, समतल और ठंडा रेगिस्तान है। यही इलाका लद्दाख वाला जो इलाका होता है। लद्दाख में बहुत कम बारिश होती है। यहाँ दूर दूर तक दिखते हैं बर्फ से ढके पहाड़ और सूखा ठंडा मैदान। लद्दाख में स्वागत को झूले झूले बोलते हैं। सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पर, देखिए सभी याद रखिएगा। लद्दाख के घरों की विशेषताएं, अब लद्दाख में ठंडी ठंड होती है, बर्फ़ ही बर्फ़ रहती है, रेगिस्तानी इलाका भी है, तो इसमें देखिए घर भी कुछ विशेष तरह के बनाए जाएंगे ठंडी से बचने के लिए। तो यहाँ पर जो घर होते हैं 2 मंजिला होते हैं, पत्थरों को काट कर एक के ऊपर एक रखकर घर बने होते हैं। उन पर मिट्टी और चूने से पुताई की होती है। घर अंदर से छप्पर जैसे लगते हैं। यहाँ लोग ऊपर की मंजिल में रहते हैं और नीचे की मंजिल पर जानवरों की रहने की जगह होती है और ज़रूरत का सामान इकट्ठा करके रखते हैं। तो ऊपर की मंजिल में लोग रहते हैं और नीचे की मंजिल में जानवरों को रखते हैं और सामानों को रखते हैं। ज़रूरत का सामान जो भी होता है नीचे की मंजिल में रखते हैं। नेक्स्ट है, सर्दियों के दिनों में यहाँ के लोग नीचे की मंजिल में ही जानवरों के पास रहते हैं। जब ठंडी का दिन होता है तो सर्दी और ज़्यादा बढ़ेगी वहाँ पर, तो लोग भी जानवरों के पास ही रहते हैं नीचे की मंजिल में। नेक्स्ट देखिए, नीचे की मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है। छत को मजबूत बनाने के लिए पेड़ों के मोटे तने इस्तेमाल किए जाते हैं। कोई भी खिड़की नहीं होती, याद रखिएगा। एग्जाम में इससे भी ऐसे ही क्वेश्चन बनता है कि 4-5 आपको ऑप्शन दे देगा और उसी में से आपको चूज करना होगा। छत इनके घर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। यह गर्मी की तेज़ धूप में ये लोग ठंड के दिनों के लिए फल सब्जियां सुखा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इन छत जो होता है महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। गर्मी के दिनों में जब यहाँ पर धूप निकलती है तो ये लोग फल और सब्जियां सुखाकर रख लेते हैं ठंडी के दिनों के लिए। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, चोंगथांग। जम्मू कश्मीर राज्य में 5000 किलोमीटर की ऊंचाई पर बना मैदानी, सुनसान और पथरीला इलाका है। इतनी ऊंचाई पर सांस लेने में भी मुश्किल होती है। कितनी ऊंचाई है देखिए यहाँ पर, 5000 मीटर। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं देखिए। चंगपा चोंगथांग से संबंधित है। चंगपा घुमंतू लोग हैं जो हमेशा एक जगह पर नहीं रहते हैं। अपनी भेड़ बकरियों के झुंड को लेकर पहाड़ों में हरे मैदानों की खोज में घूमते रहते हैं। इन्हीं जानवरों से इन्हें अपनी ज़रूरतों का सामान मिल जाता है। दूध, मांस, टेंट के लिए चमड़ा, स्वेटर और कोट के लिए ऊन आदि। तो चंगपा जो होते हैं घुमंतू लोग होते हैं, कभी एक जगह पर नहीं रहते और इनकी जो ज़रूरतें होती हैं उन्हीं जानवरों से ही पूरी होती हैं। भेड़ बकरियों के झुंड में ये लोग रहते हैं और जहाँ पहाड़ों में घूमते रहते हैं, हरे हरे मैदान जहाँ पर इनको दिखते हैं भेड़ बकरियों के खाने की चीज़ें, वहाँ पर ये लोग रुक जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, चंगपा खास तरह की बकरियां पालते हैं जिनके बालों से दुनिया की मशहूर पश्मीना ऊन बनती है। बहुत इंपॉर्टेंट, पश्मीना ऊन किससे बनाई जाती है, तो चंगपा जो लोग एक खास तरह की बकरियां पालते हैं उसी से पश्मीना ऊन आपकी बनाई जाती है। जितनी ठंडी और ऊंची जगह होगी इन बकरियों के बाल भी उतने ज़्यादा नरम होंगे। अब बकरियों के बाल नरम होंगे तो आपकी पश्मीना ऊन जो होगी वो भी मुलायम होगी और पश्मीना ऊन से ही शॉल बनाए जाते हैं। ये लोग अपना पूरा घर सामान घोड़ों और याक पर लाद कर घूमते हैं। जब आगे बढ़ना हो तो ये सिर्फ 2.5 घंटे में अपना डेरा समेट कर निकल पड़ते हैं। चंगपा जो लोग होते हैं ये अपना सारा जो सामान होता है याक पर लाद कर, घोड़ों और याक पर लादे रहते हैं। जैसे ही इनको अपनी जगह चेंज करना हुआ तो तुरंत ही, क्योंकि सामान इतना ज़्यादा तो रहता नहीं इनके पास, तुरंत 2-2.5 घंटे में अपना सामान समेटा और निकल पड़े। ये अपने टेंट को रेबो कहते हैं। सारे पॉइंट यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है देखिए, याक के बालों से बुनाई करके चंगपा पट्टियाँ बनाते हैं जिन्हें सिलकर जोड़ लेते हैं। ये मजबूत व गर्म होती हैं। रेबो के पास भी भेड़ बकरियों को रखने के लिए जगह बनी थी।
चंगपा जो होते हैं उनके टेंटों को रेबो कहते हैं, मैंने भी बताया। तो रेबो के पास ही जो उनके भेड़ बकरियाँ होते हैं उनके रखने के लिए जगह बनी होती है। इसे चंगपा लेखा कहते हैं। मतलब जहाँ पर वो लोग भेड़ बकरियों को रखते हैं उसको क्या कहते हैं, चंगपा लेखा। लेखा की दीवारें पत्थरों और चट्टानों को एक दूसरे पर रखकर बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए चंगपा से संबंधित बहुत सारे पॉइंट्स थे और सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। पश्मीना ऊन अभी मैंने आपको ऊपर बता ही दिया कि जितनी ऊंचाई पर भेड़ रहती हैं उतने ही मुलायम उनके बाल होते हैं और पश्मीना ऊन बनाई जाती है। यहाँ पर देखिए पश्मीना ऊन से ही दुनिया की मशहूर पश्मीना यहाँ पर दिखाई गई है। इसी से शॉल बनाई जाती हैं। तो देखिए पश्मीना साल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। अब आप लोग मान लीजिए 6 स्वेटर पहन लीजिए तो सोचिए कितनी गर्मी होगी। तो उसी के बराबर एक आपकी पश्मीना शॉल होती है। इतनी गर्म पर मोटी बिल्कुल भी नहीं, मोटी बिल्कुल नहीं होती एकदम पतली, लेकिन गर्म काफ़ी ज़्यादा होती है। ये पश्मीना पहाड़ी की बकरी की एक खास नस्ल से बनता है जो 5000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती है। ये सर्दियों के तापमान में 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी बहुत कम -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। 5000 मीटर की ऊंचाई पर जब जाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा कि जो तापमान होगा कभी कभी -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। देखिए वहाँ पर कितनी ज़्यादा सर्दी रहती है। वहीं पर आपकी ये जो एक पहाड़ी बकरी होती है वहीं पर रहती है और उसी के बाल से ये पश्मीना ऊन बनाई जाती है और उसी से आपकी पश्मीना शाल बनाई जाती है। नेक्स्ट देखिए, इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर में बहुत बारीक और नरम बाल उगाते हैं जो गर्मियों में झड़ जाते हैं। इन्हीं से बनाई जाती है पश्मीना शॉल। अब 5000 मीटर में काफ़ी ज़्यादा 5000 मीटर ऊपर सर्दी रहेगी तो उसी से बचने के लिए जो बकरियां होती हैं इनके शरीर पर बाल उगाते हैं और उसी से बनाई जाती है आपकी पश्मीना शॉल। इनके बाल इतने पतले होते हैं कि इनके 6 बाल मिलाकर हमारे सिर के एक बाल की मोटाई बराबर होंगे। अब बाल इतने पतले होते हैं तभी तो ये पश्मीना शॉल जो होती है काफ़ी पतली होती है, लेकिन गर्म बहुत ज़्यादा होती है। पश्मीना शॉल को हाथों से बुना जाता है। इनकी बुनाई करने के लिए खास बुनकर होते हैं। एक पश्मीना शॉल बनाने में 250 घंटे का समय लगता है। देखिए काफ़ी ज़्यादा समय भी लगता है इसे बनाने में। चंगपा की भाषा में चोंगथांग का मतलब है ऐसी जगह जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ऊंचाई पर जाने में हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है, इसलिए ऊंचाई पर सांस लेना मुश्किल होता है। पहाड़ों पर चढ़ने वाले कई बार ऑक्सीजन सिलेंडर भी ले जाते हैं। तो जैसे जैसे वो ऊपर ऊंचाई में जाएंगे तो हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है। इसी कारण आपने देखा होगा कि पहाड़ों पर जब चढ़ो तो सांस लेने में कठिनाई होती है। तो जो पहाड़ों पर चढ़ने वाले लोग होते हैं वो क्या ले जाते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडरों का उपयोग करते हैं वहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, डल झील, तैरते हुए घरों का सिकारे बोलते हैं। डल झील में कुछ घर तैरते हुए होते हैं जिनको सिकारे बोलते हैं। कश्मीरी लोग अपने खाने के लिए रोटी घर में नहीं बनाते हैं, इसे दुकान या बेकरी से खरीदते हैं। इसलिए कश्मीर के हर गली में कूचे दिखती है, हर गली के कूचे में दिखती है एक बेकरी। कश्मीर के जो लोग होते हैं वो रोटियां क्या करते हैं, घर में नहीं बनाते बल्कि खरीदते हैं। तो हर गली कूचे में क्या होती है, वहाँ पर एक बेकरी और वहीं से वो लोग रोटी खरीदते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, श्रीनगर के बाहर से आए टूरिस्ट हाउस बोट में रहते हैं। हाउस बोट की लंबाई 80 फुट तक होती है तथा बीच से चौड़ाई 8 से 9 फुट तक होती है। श्रीनगर में जो बाहर से लोग टूरिस्ट आते हैं, घूमने आते हैं, वो कहाँ पर रहते हैं, हाउस बोट में। हाउस बोट का संबंध आपका कहाँ से है, तो श्रीनगर से है, याद रखिएगा। और हाउस बोट की लंबाई 80 फुट और चौड़ाई होती है 8 से 9 फुट। नेक्स्ट पॉइंट है, बोट की तरह बने लकड़ी के डोंगे पानी में तैरते रहते हैं। श्रीनगर की डल झील और झेलम नदी में इन डोंगों में कई परिवार रहते हैं। मकान की तरह इस डोंगे में भी अलग अलग कमरे होते हैं। यहाँ पर देखिए आपको याद क्या रखना है कि डल झील का संबंध कहाँ से है आपका, तो डल झील आपकी है श्रीनगर में, साथ ही में झेलम नदी भी आपकी श्रीनगर में है। तो आपकी डल झील और झेलम नदी में एक बोट मतलब नाव जो होती है, नाव की तरह की बनी लकड़ी के डोंगे पानी में तैरते रहते हैं और उसी में कई परिवार भी श्रीनगर के रहते हैं। और उस डोंगे में क्या होते हैं, कई अलग अलग कमरे भी होते हैं रहने के हिसाब से। नेक्स्ट पॉइंट है हाउस बोट। यहाँ पर ये देखिए हाउस बोट, ये चित्र रखा भी हुआ है मैंने। हाउस बोट और कई बड़े घरों के अंदर की छत पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी होती है। इनमें से एक खास डिजाइन ख़त्म बंद है जो जिंगसा पजल जैसा दिखता है। ये देखिए इसको कहते हैं ख़त्म बंद, ये जिंगसा पजल जैसे दिखता है। और ये देखिए हाउस बोट है आपकी। यहाँ पुराने घरों की खासियत है जालीदार खिड़कियाँ। ये बाहर की ओर उभरी होती हैं, इन्हें डब कहते हैं। इनमें बैठकर बाहर का नज़ारा बढ़िया दिखता है। तो देखिए जो हाउस बोट होती हैं इनमें पुराने घरों की खासियत क्या है, जालीदार खिड़कियाँ होती हैं। अब बढ़िया बैठ के इसमें बाहर का नज़ारा देखो, और इन्हें क्या कहते हैं, डब कहते हैं, याद रखिएगा। उभरी हुई ये बनी होती हैं। यहाँ से देखिए ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हुआ। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा होता जा रहा है, इसलिए यहाँ से ही इसको ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम आगे का कंप्लीट कर लेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही में जो भी चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।